हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? बहुत शानदार, बहुत मजेदार। आई नो कि ना बोलोगे कि नहीं नहीं अभी कुछ भी मजा नहीं आ रहा है, अभी तो एग्जाम आने वाली है, लास्ट 15 दिन बचे हैं, आज 11 तारीख हो गई है। तो इट्स ओके, इट्स ओके। पहले हमारे पास में एक महीना मिला था, हमको 15 दिन उसमें से जा चुके हैं, 15 दिन और बचे हैं। आई विल नॉट से कि इसमें बहुत कुछ बदला जा सकता है, बट काफी कुछ बदला जा सकता है, तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। एंड दिस वीडियो विल नॉट बी अबाउट कि कैसे मोटिवेटेड रहें, कैसे अपने आप को संभालें, कुछ भी नहीं। इट इज गोइंग टू बी ब्रूट रियलिटी। मैं एकदम ऑनेस्ट तुमसे बात करूंगा कि क्या जरूरी है लास्ट 15 दिनों में। इट इज नॉट गोइंग टू बी एनी यूट्यूबर वीडियो। ये तुम्हारा एक बड़ा भाई तुमसे बात कर रहा है, या छोटा भाई, कभी हो सकता है कि कोई नेट का एस्पायरेंट हो जो मुझसे बड़ा हो एज में। तो आप लोगों के लिए मैं जो लास्ट मैंने पिछले 3 या 4 सालों में एस्पायरेंट्स के साथ में या खुद के एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, और कैसे मैं लास्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में 0.5 मार्क्स से फेल होने के बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिंगल डिजिट रैंक के आसपास आ जाता हूँ, मतलब आई थिंक 14 to 15 रैंक तक। तो कैसे पहुंच पाता हूँ मैं वहां तक, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बिकॉज दीज 15 days आर गोइंग टू बी क्रूशियल। आप एलएस से जेआरएफ में जंप मार सकते हो, जेआरएफ से एसपीएम तक जंप मार सकते हो, या उल्टा भी हो सकता है अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा भी डगमगा जाते हैं तो। राइट। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट what to do in the last 15 days. So what to do in the last 15 days to get AIR under 100 in CSR net June 2024. आई नो कि लोग बोलेंगे AIR 100 तो बहुत ज्यादा हो गया है, तो ऐसे ही आ जाएगी। तो अगर तुम्हारी 100 के अंदर आने की स्थिति है तो इस वीडियो के बाद में तुम 50 के आसपास जा सकते हो, और अगर यहाँ पे हो तो सिंगल डिजिट रैंक में 1 से 9 के बीच में आ सकते हो। बट ध्यान से सुनना बोल क्या रहा हूँ। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम? पहली चीज तो अपन ये देखेंगे कि व्हाट आर द 20 थिंग्स दैट यू शुड बी डिस्कसिंग और दैट यू शुड बी वर्किंग अपॉन टू प्रोड्यूस 80% रिजल्ट। लाइक परेटो प्रिंसिपल पे थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट शुड बी योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। 15 दिनों में तुम्हारा क्या होना चाहिए, और ये जो मेरे बाकी के एक दो एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किया उनके बेसिस पे है। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होंगे किसी भी एस्पायरेंट के लिए, चाहे आप कितना ही तैयार हो, या चाहे आपकी 4 यूनिट तैयार हो, चाहे आपकी 6 यूनिट तैयार हो, चाहे आपकी 13 यूनिट तैयार हो, सभी के लिए लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होंगे। और उसके बाद में सिली मिस्टेक्स को कैसे कैटर किया जाए, क्योंकि जब आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे तो सिली मिस्टेक्स आपने समझा होगा, और उन 3 घंटों में स्पेसिफिकली सिली मिस्टेक्स को कैसे कैटर करना है, कैसे उसको रोकना है। और आखिरी में why most of the aspirant will not be able to get the JRF or LS like lecturership or eligibility and it is stronger than net। क्यों बहुत सारे लोगों का इसमें नहीं हो पाएगा। अब तुम भले वीडियो में देख रहे हो, अब मैंने पहले बोल दिया आई एम गोइंग टू बी ब्रूट ऑनेस्ट, तो दैट्स इट। चलो पहले पॉइंट पे बात करते हैं जरा। द परेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है ये? द 80% ऑफ द रिजल्ट्स आर द आउटकम ऑफ 20% ऑफ द एफर्ट्स, और उल्टा कि 80% एफर्ट से 20% रिजल्ट आते हैं, और 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट आता है। उल्टा है, इसका मतलब क्या है जरा देखना। 20% कौन सी ऐसी प्रोसेसेस है जो हमको अभी फॉलो करना ही करना चाहिए ताकि हम 80% रिजल्ट निकाल सके। 80% का मतलब यहाँ पे 200 में से 160 नहीं है। 80% से मेरा मतलब है दैट यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड एंड द प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम 80%। ठीक है, इसका मतलब ये है। सो 8 यूनिट है यहाँ पे। सो यू हैव टू प्रिपेयर 8 यूनिट्स। 8 यूनिट आपके पास में तैयार होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात? मिनिमम है ये कि 8 यूनिट्स हमारे पास तैयार हो। 8 यूनिट कौन सी होगी ये आपको खुद फाइनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन दीज आर मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू हैव। इससे प्लस में है, बहुत ही शानदार अच्छी बात है, यू आर गुड टू गो, बट ये मिनिमम है। उसके बाद में यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 5 years ऑफ पीवाईक्यूज। अगर अभी तक कर लिए हैं, कुछ कर लिए हैं, इन 8 यूनिट के पीवाईक्यूज तुम्हारे तैयार होना चाहिए 8 साल के। मिनिमम है ये। फिर से ये वो 20% चीजें हैं जो हमको 80% रिजल्ट देने वाली है, और उनके जो सोल्यूशन है। अब पीवाईक्यू में बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ABCD में से जो भी सही होता है उसको देख लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। डोंट डू दैट। इससे बढ़िया आपको क्या करना है, सारे ऑप्शंस के सॉल्यूशंस को स्टडी करना है आपको, एंड 3 बार रिवीजन जरूरी है आपके उन सॉल्यूशंस का। ये पीछे हो सकता है कि तुमको थोड़ी सी नॉइस आ रही हो, क्योंकि नीचे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसा तुमको वीडियोस में पता ही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। ये वीडियो अभी देना बहुत जरूरी है, तो मैं इसको इसी के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑल्दो आई ट्राई कि मैं नॉइस रिडक्शन कर दूं थोड़ा। ओके, नेक्स्ट। नाउ यू हैव टू सॉल्व मिनिमम फुल लेंथ टेस्ट, और कितने? 5। इन 15 दिनों में आपकी कोशिश होना चाहिए कि आप 5 से, अगर मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 से 4 फुल लेंथ टेस्ट आप जरूर दें। उससे आपको एक तो पता चलेगा कि हमारी अभी क्या स्थिति है, कौन सी यूनिट्स में हम बेटर कर रहे हैं, और कहाँ पे कौन सी यूनिट जो हमको लग रहा है कि हाँ ये हमारी तैयार है और उसमें हम लैग कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तुमको लगता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तुमने अच्छे से तैयार करी और ओपेरॉन के क्वेश्चन में आप फंस रहे हो, तो रीड द ओपेरॉन अगेन। ओपेरॉन को वापस से अच्छे से कवर कर लो ताकि वो वापस से आपका काम आ जाए।
दूसरी चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखना है आपको, 3 साल के CSR नेट के PYQ सॉल्व करना है सेक्शन ए के लिए, सेक्शन ए के लिए। इसका मतलब कितना हो गया, अगर 3 साल की मैं बात करूँ तो 2023 में 4 पेपर हुए थे, 2022 में 2 हुए थे और 2021 में 2 हुए थे। तो 8 पेपर के सेक्शन ए आपको कवर करना है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 मिला के बोल रहा हूँ। अगर 8 पेपर के सेक्शन ए की बात करूं मैं तो 160 क्वेश्चंस होते हैं, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर तुम 15 सवाल भी रोज सॉल्व करते हो या एक दिन में एक पेपर लेके बैठते हो तो भी ये हो जाएगा आराम से। अभी मैं बताऊंगा कितना टाइम कैसे मैनेज करना है, बट अभी के लिए इसको इस तरीके से समझो कि 3 साल का CSR नेट PYQ आपको निकालना है सेक्शन ए के लिए, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना अगर कर लिया तो भी मोर देन इनफ है, बट सॉल्यूशन को अच्छे से कवर करना, थीम पकड़ने की कोशिश करना, और ये ध्यान देना कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, और आगे बढ़ते हैं अपन। कैसे प्लान करना है नेक्स्ट 15 डेज को। पहली चीज तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपकी स्लीप जो होना चाहिए वो 5 to 7 आवर्स की स्लीप होना ही होना चाहिए। और ये अगर रात में हो तो बहुत अच्छी बात है, दिन में जो 4 घंटे सो रहे हो, रात में 3 घंटे सो रहे हो, तो ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एट द एंड पेपर जो होने वाला है वो दिन में होने वाला है, आपके लिए वो रात को पेपर नहीं लेने वाले हैं। तो आपको एक्चुअल में परफॉर्म दिन में करना है, तो दिन में आपको अटेंटिव एक्टिव रहना जरूरी है, रात को सोना जरूरी है। वापस एम्फेसिस कर रहा हूँ, रात को सोना जरूरी है, 5 से 7 घंटे रात को सोना है। प्लीज अपना फिक्स्ड शेड्यूल बनाओ सोने का, और ये किस बेसिस पे होना चाहिए आपके, ऑन द बेसिस ऑफ योर शिफ्ट। आपको ऑलरेडी एडमिट कार्ड मिल ही चुका है, तो आपको शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 पता है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो चेंज नहीं होगा, चेंज हो जाता है तो अलग बात है, वरना उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे आपको ऑलरेडी पता है कि आपका नून शिफ्ट है या आई मीन आफ्टरनून शिफ्ट है या मॉर्निंग शिफ्ट है। उसके बेसिस पे आप अपना उठने का एक टाइम बनाएं, बट फिर भी आपको 8 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए सुबह। और उसके लिए अगर आपको 8 बजे उठना है तो आपको मैक्सिमम 1 बजे रात को सो जाना चाहिए, उससे ज्यादा लेट जगना वैसे भी डेट्रीमेंटल है। ठीक है, और अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट वाले हो तो आपको थोड़ा और अर्ली करना पड़ेगा, 7 बजे के आसपास उठने की कोशिश करो। दिन को कैसे प्लान करना है, 3 स्लॉट्स बनाने हैं तुमको दिन में, और एक स्लॉट सेक्शन ए के लिए बनाना है, जिसमें आपको 1 से 2 घंटे वो PYQ जो बात कही मैंने पीछे उसको सॉल्व करना है। 2 यूनिट के रिविजन आपको साथ में चलाने हैं, जैसे मान लो आपने 8 यूनिट कोई भी फाइनलाइज करी है, 10 यूनिट फाइनलाइज करी है, जितने भी आपने यूनिट फाइनलाइज करी, एक दिन में आपको 2 यूनिट का रिविजन करना है। वो कोशिश करना है कि मैक्सिमम 2 दिन में वो यूनिट खत्म हो जाए, मैक्सिमम, मतलब होना तो उससे कम ही चाहिए, एक दिन में एक यूनिट खत्म होना चाहिए आपकी, बट यहाँ पे 2 यूनिट हम एक साथ चला रहे हैं इसलिए 2 दिन हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 3 to 4 आवर का एक स्लॉट जाएगा आपका एक यूनिट में, और 3 to 4 आवर का एक स्लॉट जाएगा आपका दूसरी यूनिट में। इसके बेसिस पे आपका रिवीजन होगा। और अब मान लो जैसे मैं यूनिट 1 एक रिवाइज कर रहा हूँ, तो मैं एक यूनिट 9 इसके साथ में या यूनिट 10 इसके साथ में कंबाइन कर सकता हूँ, लाइक जेनेटिक्स के साथ बाद में क्या इकोलॉजी वगैरह को कंबाइन कर सकते हैं हम बायोकेमिस्ट्री के साथ में। एक मॉडर्न यूनिट और एक क्लासिकल यूनिट का कॉम्बिनेशन रखो, ताकि क्वेश्चन जब एक्चुअल एग्जाम में पढ़ो तो शफलिंग बहुत फास्ट हो दिमाग के अंदर। वरना हम क्या करते हैं, हम बायोकेमिस्ट्री, सेल्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर को एक साथ पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन शफल होकर आते हैं तो हमारा दिमाग उतनी जल्दी स्विच नहीं कर पाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपने खाने का समय फिक्स रखो, सो दैट आपकी बॉडी जो है एक क्लॉक पे आ सके, एक रूटीन में आ सके। इससे आपको क्या होगा, मदद मिलेगी कि आपका जो ब्रेन है वो प्रोसेस कर पाएगा कि कब खाना खाना है, कब पढ़ना है, कब सोना है, कब डाइजेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, कब पढ़ाई पे ध्यान देना है। इस पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है। और अपनी डाइट में प्लीज विटामिन C का सप्लीमेंट कोई भी एक लिम्सी वगैरह जैसा भी कुछ छोटा मोटा शामिल कर लो। गुआवा ले सकते हो तुम, संतरा ले सकते हो तुम, कुछ भी रैंडमली ऐसी कोई चीजें, जरूरी है वो विटामिन C, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स है ये, तो ROS का ये क्या कर देगा, थोड़ा सा उसको वैल्यू क्या बोलते हैं उसको, लेवल को कम करेगा। ठीक है, ROS के लेवल को कम करेगा। इसके अलावा फाइबर्स अपनी डाइट में रखना है, तो फ्रूट्स वगैरह थोड़ा बहुत, सो दैट आपका जो गट फंक्शन है, गट फंक्शन मतलब आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे, कॉन्स्टिपेशन वगैरह जैसा ना हो, क्योंकि अगर पेट ढंग से काम नहीं करेगा तो दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा, एज सिंपल एज दैट। एक दिन पॉटी नहीं आती सुबह सुबह तो कितना फिर इरिटेशन टाइप का रहता है ना, बॉडी पूरी लेथार्जिक रहती है। तो दैट्स वाई फाइबर्स अपनी बॉडी में जरूर जाने दो, डाइट में मेंटेन करो। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ ये सारी की सारी रिसर्च पेपर बेस्ड है, इसमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने अपने मन से लिखी है। हाँ, ये स्लॉट वाला फॉर्मेशन मैंने खुद बनाया है और मैंने इसी को फॉलो किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया इसमें। एक इंपॉर्टेंट बात, जितने भी आप एफएलटी देने वाले हो, आप 3, 5, 6, 7 जितने भी एफएलटी आप देने वाले हो फुल लेंथ टेस्ट, अपने एक्चुअल एग्जाम टाइम पे दें इसको। अगर आपका शिफ्ट 3 से 6 वाला है तो उस समय पे दें, अगर आपका शिफ्ट 9 से 12 वाला है तो उस समय पे दें, इसका ध्यान रखना है। इससे फिर वही फायदा होगा कि आपका एक एक्लेमेटाइजेशन होगा बॉडी का, और फिर जब आप एक्चुअल एग्जाम में बैठोगे तो तुमको लगेगा यार ये तो नॉर्मल चीज है, मैं हमेशा से करता हुआ रहा हूँ ये,
तो उसका जो पैनिक अटैक होगा वो कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं आएगा, आएगा तो सही, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम होता है भैया, बट कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, क्या लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे आपके सिलेक्शन के लिए? तो अगर एक सीरियस सिंसियर एस्पायरेंट है तो जितनी मेरी समझ है उसके बेसिस पे 3 फैक्टर्स ही हैं जो आपके सिलेक्शन के चांसेस को ब्रेक कर सकता है। सिर्फ 3 फैक्टर्स। पहला होगा आपके थॉट्स को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाने का क्या मतलब है? सवाल में आपसे पूछा गया है कि प्रोलीन जो है वो बीटा शीट में कहीं पे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, और आप बीटा टर्न के बारे में सोच रहे हो, तो आपका कंफर्मेशन बायस वहां पे लग गया है, जिसको मैं बैकग्राउंड म्यूजिक बोलता हूँ। कि आपको लग रहा है कि सवाल मुझसे ये पूछ रहा है, आप ये नहीं देख रहे हो कि सवाल एक्चुअली क्या पूछ रहा है, और इससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पूरा बदल जाता है। तो पहली चीज जो वहां पे ध्यान रखना है, दैट यू हैव टू फॉलो वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ठीक है, 1QAAT इसको बोल सकते हैं हम लोग, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। तो आपके थॉट्स जो है आपको उनको कंट्रोल करते हुए उस चीज के बारे में सोचना है जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, कंफर्मेशन बायस के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो हमको लगता है वो सही नहीं है, जो वहां दिया गया है उसके बेसिस पे क्या सही है ये ढूंढना है। पहला जो लिमिटिंग फैक्टर होगा। दूसरा, हर एक क्वेश्चन का टेंशन अगर लोगे, पैनिकिंग ऑन ईच क्वेश्चन कि क्या हो रहा है यार, क्या हो गया क्या हो गया, और ये नहीं सोच रहे कि अरे हमको तो जब हम सेक्शन सी पढ़ रहे हैं तो 75 सवाल पढ़ना ही नहीं है, हमको 75 सवाल में ज्यादा लोड ही नहीं लेना है, हमको करना 20-25 ही है, तो फिर क्यों हम इतना परेशान हो रहे हैं? तो अगर आप हर एक क्वेश्चन को पढ़ के उसका अपने ऊपर प्रेशर बिल्टअप करोगे तो अल्टीमेटली होगा क्या कि आप उसी में क्रम्बल कर जाओगे। एक एक क्वेश्चन का एक एक प्रेशर बिल्ट होता जाएगा और धीरे 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 करके इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा, यू विल नॉट एबल टू थिंक, दैट इज इट, और वहां पे काम खत्म। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन पे इतना पैनिक नहीं लेना है। ठीक है, लेट इट पास, थोड़ा थोड़ा करके चीजें धीरे धीरे सेट होने दो। इसके अलावा भैया बिना प्लानिंग के घुस गए अपन एग्जाम देने, पढ़ के तो बहुत सारा आया लेकिन हमने प्लान ही नहीं किया कि 3 घंटों को कैसे यूटिलाइज करना है। तो 3 घंटों का बेसिक प्लान बता दे रहा हूँ। जिस भी फॉर्मेशन में तुम सेक्शन ABC को फॉलो करते हो, सिंपल पॉइंट याद रखना है कि 30 मिनट से ज्यादा सेक्शन ए में नहीं देना है, जहां पे भी तुम इसको सॉल्व कर रहे हो। 45 मिनट से ज्यादा सेक्शन बी में नहीं देना है, और फिर 100 मिनट से ज्यादा सेक्शन सी में नहीं देना है। अब तुम इसको किसी भी फॉर्मेट में फॉलो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 मिनट में एक क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करना है सेक्शन ए का, 2.5 मिनट में एक क्वेश्चन, 2.5 से 3 मिनट में एक क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व करना है सेक्शन सी का, और यहाँ पे भी 2 मिनट के आसपास आपका 2 मिनट के आसपास है यहाँ टाइम आपका बी में जाना चाहिए। अगर ये प्रॉपर तरीके से करते हो तो ये 45 मिनट्स में हो जाएगा। द रीजन इज वेरी सिंपल, नेवर ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल 35 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी, नेवर। आई एम वेरी मच ऑनेस्ट विद इट। मैक्सिमम बच्चे सिर्फ बी सेक्शन में ज्यादा अटेम्प्ट करने की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, बी सेक्शन में ज्यादा अटेम्प्ट करने की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो डोंट डू इट, है ना। सारे 35 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सारे 25 पे जा सकते हो, बट सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करो 2020। अभी अपन वर्ल्ड कप भी जीते हैं 2020 का, सो 20 क्वेश्चन इसमें है बिना गलती के, 20 क्वेश्चन इसमें बिना गलती के, दोनों के मिला के हो गए 120 मार्क्स। यहाँ पे 5 से 8 सवाल बना लिए तो हो गए तुम्हारे पास में कितने, 15 नंबर के आसपास। इधर 135 नंबर पे तो बढ़िया रैंक की आ जाएगी फिर। और अगर थोड़ा बहुत अच्छा पढ़ सकते हो तो इसको 25 तक लेके जाओ, और इसको 23, 24, 25 तक लेके जाओ, तो यहाँ पे और अच्छा स्कोर कर लोगे, 20 नंबर के आसपास और बढ़ जाएंगे यहाँ पे, है ना, 20 से 22 नंबर और बढ़ जाएंगे। इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दो, अपने 3 घंटों को प्लान करो, ये देखो कि हम कौन से वाले सेक्शन में बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। एफएलटी देने वक्त इस बात का ध्यान रखो, ए सेक्शन ज़्यादा बेटर हो रहा है तो पहले करना है, बी सेक्शन पे पहले करके देखो, सी को देखो, उसके बेसिस पे अपनी एक स्ट्रेटेजी डेवलप करो कि सेक्शनली हम क्या फॉलो करने वाले हैं, कौन सा सेक्शन पहले करने वाले हैं। एक्चुअल एग्जाम में फिर वो टफ आए इजी आए वो नहीं सोचना है, हमने जो स्ट्रेटेजी लगाई है उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेबस वही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड किया जाए। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे, मेरे पास मैसेजेस भी आए थे। तो पहली बात तो ये होगा कि सिली मिस्टेक्स होती क्यों है, व्हाई वी परफॉर्म और व्हाई वी डू सिली मिस्टेक्स। यू विल डू सिली मिस्टेक्स ओनली ऑन दोज टॉपिक्स वेयर यू हैव नॉलेज अबाउट। जिन टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज है आप उन्हीं में सिली मिस्टेक करोगे। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि जो नहीं आता है वहां सिली मिस्टेक्स नहीं होती है, वहां पे आप तुक्का या मिस्टेक्स करते हो। सिली मिस्टेक सिर्फ नॉलेज वाली चीजों में होती है। तो फिर सिली मिस्टेक का डेफिनेशन क्या हुआ? सिली मिस्टेक का डेफिनेशन ये हुआ, द मिस्टेक्स यू नो यू आर डूइंग बट यू आर अगेन डूइंग इट, दैट आर सिली मिस्टेक्स। सिली कैसे क्यों हो रही है? ये दो कारण है उसके पीछे। एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का लैक है, हमने पढ़ा तो था लेकिन हमने उसको उस तरीके से नहीं पढ़ा, उस ध्यान से नहीं पढ़ा कि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए, पूरा नहीं समझ पाए, थोड़ा थोड़ा आता है। और लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, तुमने सुना होगा ये।
दूसरी चीज जो है लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, सवाल क्या पूछना चाह रहा है वो समझने में गड़बड़ आ रही है। मतलब आता तो है, हमसे कोई पूछेगा डीएनए रेप्लिकेशन में टोपोआइसोमरेज की वर्किंग क्या है, तो हम बोल देंगे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इंट्रोडक्शन है। बट हमसे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग के रिलेवेंस में अगर लिंकिंग नंबर पूछ लिया तो हम टोपोआइसोमरेज में कंफ्यूज हो जाएंगे। हमको अगर सिस्प्लेटिन के बारे में पूछ लिया तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहां पे क्या हो रहा है कि हम कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या पूछना चाह रहा है। तो ये एक दूसरी प्रॉब्लम है। ये दो ही कारण है जिससे आपका सिली मिस्टेक डेवलप होता है। क्या करना है फिर इनको हटाने के लिए अगले 15 दिनों में? पहली चीज तो व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, तो आप जब क्वेश्चन रीडिंग कर रहे हो तो उसके ऑप्शंस को उसके साथ में पढ़ते हुए, जैसे मैंने सार्थक सीरीज में जब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ तो तुम थोड़ा ध्यान देना कि मैं सवाल कैसे पढ़ता हूँ। इसीलिए मैं क्वेश्चन जब होता है तो मैं हट जाता हूँ बोर्ड से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुमको देखूं। तुम बस आवाज सुनो और देखो मैं सवाल को कैसे रीड कर रहा हूँ और किस तरीके से हम एक एक क्वेश्चन को, एक एक ऑप्शन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन के साथ ही जाएगा, मतलब पूरा जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ है और जहां पे डी ऑप्शन खत्म हुआ है ये पूरा एक साथ कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो। सेक्शन सी है, बड़ा सवाल है तो उसको लिख के उसका पूरा फॉर्मेट डेवलप करो। एक्सपेरिमेंट है तो एक्सपेरिमेंट बनाओ, टेक्निक का क्वेश्चन है तो टेक्निक का बेसिक प्रिंसिपल अपने दिमाग में लाके उसको फॉर्मेट करो। इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाओ अपना। फिर कीवर्ड्स ढूंढो उसके अंदर कि क्या कीवर्ड्स उन्होंने यूज किए और करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, और फिर करेक्ट इनकरेक्ट पूछने में इनकरेक्ट कहाँ कहाँ पे दिया गया है उसको पकड़ने की कोशिश करो। ये ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आ जाएगा, ये जब तुम अभी प्रैक्टिस कर रहे हो 15 दिन में ये करते 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 ऑटोमेटिकली तुम ये स्किल सीख जाओगे। ठीक है, फाइंड द कीवर्ड एंड द इनकरेक्ट वर्ड, और इसको फिर धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करते जाओ। इसी को फिर एफएलटीज में अप्लाई करो, जो एफएलटीज तुम दे रहे हो, और उसमें अप्लाई करने के बाद में कुछ नहीं, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। यू विल डेफिनेटली गेट द होल्ड ऑफ द सिले मिस्टेक्स। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है, ये इतना सिंपल है नहीं, करने में मुश्किल है। तो करो, फिर प्रैक्टिस करो, फिर गलतियां करो, फिर उसको कॉम्प्रिहेंड करो, फिर उसको इंप्रूव करो। दैट्स हाउ यू विल डू इट। और 15 दिन में हो सकता है, ओनली एंड ओनली अगर आपके सिलेबस तैयार है तो। एंड आप एमएसक्यू में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, जो आपके ये ए बी सी डी वाले क्वेश्चन नहीं होते, ए बी सी करेक्ट, ए बी डी करेक्ट, बी एंड सी ओनली करेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन, उसमें भी ये अप्लाई हो सकते हैं, सेम प्रोसेस। नेक्स्ट, क्यों अब ये बहुत थोड़ा सा बुरा है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, बट दिस इज रियलिटी। मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट विल नॉट बी एबल टू गेट द जेआरएफ और एलएस। क्यों? पहली चीज तो दे विल बी एंशियस फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। वो इस तड़प में जिएंगे कि यार 15 दिन बचे, 15 दिन बचे। वो ये नहीं देखेंगे कि यार तूने 6 महीने घिस के आया है, साल भर घिस के आया है। उस चीज को भूल जाएंगे, वो मेहनत को भूल जाएंगे और वो एंग्जाइटी में खत्म हो जाएंगे। पहला कारण। इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हो तो तुम समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और अगर हो तो थोड़ा अपने ऊपर बिलीफ रखो, एक्सेप्ट करो कि हमने मेहनत करी है। हो सकता है थोड़ा बहुत हियर एंड देयर गलतियां भी हुई हो, सबसे होती है, वी आर ह्यूमंस, तो सबसे गलतियां होती है। इट्स परफेक्टली फाइन, एक्सेप्ट दैम एंड जस्ट बकल योर सेल्फ कि नहीं यार, कोशिश करते हैं, 100% देते हैं, अगले 15 दिन में कुछ अच्छा रिजल्ट तो आएगा। एटलीस्ट जो नहीं आ रहा है उससे तो बेटर ही आएगा। मतलब तुम 40 स्कोर कर रहे हो तो 60 ही स्कोर करोगे 15 दिन और मेहनत करने से। They will just overthink about the consequences of the exam rather than taking the action. So please take the action. Do not fall off the prey of overthinking. Overthinking अच्छी चीज है, क्योंकि एट द एंड अगर साइंटिस्ट बनना है तो ओवरथिंक तो करना ही पड़ेगा, ज्यादा सोचना ही पड़ेगा। बट सिर्फ सोचने से नहीं चलेगा ना, थोड़ा सा एक्शन भी लेना पड़ेगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सिर्फ आखिरी के 15 दिन में 4 से 5 यूनिट रिवाइज करके चले जाएंगे, जो कि उनको ऑलरेडी आती होगी, जस्ट टू गिव देम अ कुशन ऑफ कंफर्ट कि हम तो पढ़ के गए थे। 4-5 यूनिट से बेटा किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जो भी तुमको बोल रहा है बेवकूफ बना रहा है, मत पढ़ो उसके चक्कर में, बर्बाद कर देगा, और कुछ नहीं है। 4-5 यूनिट बहुत कम है, 8 यूनिट मिनिमम चाहिए। सेक्शन ए को कंप्लीटली स्किप कर देंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस जो सेक्शन ए के होंगे वो भी नहीं सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको मैथ्स से डर लगता है। जबकि सेक्शन ए में मैथ्स कितनी आती है? हद से हद 8 से 10 सवाल, बाकी के 10 सवाल मैथ्स होते ही नहीं है, वो डीआई होता है या कुछ और होता है, तो उसको ध्यान ही नहीं देंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम होगी। और लास्ट में थिंकिंग ऑफ गिविंग एफएलटी कब? जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। भैया 4 साल 3 साल मुझे हो गए काम करते करते नेट के, सिर्फ नेट के ऊपर, बाकी तो छोड़ ही दो। तो भी मैं आज बोलता हूँ कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो तुम क्या 6 महीने साल भर की तैयारी में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे? कभी नहीं होने वाला है। दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। तो इसके चक्कर में मत पड़ो। जिस स्थिति में हो, मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अ गेम वेयर यू हैव टू गिव योर बेस्ट व्हेन यू आर वर्स्ट प्रिपेयर्ड। दैट इज इट। आपको बेस्ट प्रिपरेशन नहीं मिलेगी, आपको वर्स्ट प्रिपरेशन मिलेगी, लेकिन आपको बेस्ट रिजल्ट देना होगा। दैट इज कॉम्पिटिटिव। क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना ही नहीं है, और लेके भी आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रैंक 1 जेआरएफ लिखा जाएगा।
अगर दूसरे वाले के 100 आउट ऑफ 60 भी आते हैं, लेकिन वो तुम्हारे जस्ट बाद है और बाकी सबसे आगे, तो उसका भी सेकंड रैंक जेआरएफ लिखा जाएगा, दोनों को आईआईएससी में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। दैट इज द रियलिटी। तो इसको अपने अंदर उतारो, इसको एक्सेप्ट करो और अच्छे से मेहनत करो। आई नो कि अब थोड़ा सा जो ये एग्जाम्स चेंजेस हुए हैं उससे थोड़ा बहुत अजीब लगा होगा, सभी को लगा है, मुझे भी लगा है, बट इट्स टोटली फाइन बच्चे, दिस इज लाइफ, दिस इज परफेक्टली फाइन। मेहनत करो। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो जेनेटिक्स पे होगा, मैं अब उस पर काम कर रहा हूँ, जल्दी आएगा। जो पीपीटीएस वाले लोग हैं, तुम्हारे मॉक टेस्ट जो है 8, 9, 10 वो अपलोड हो जाएंगे 2-4 दिन में, उसको अप्लाई करना। और ये जितनी भी बातें मैंने कही है वो उसमें अप्लाई करना। बाकी मैं उनसे जल्दी मिलता हूँ। Thank you for your time, guys. I hope you got 1 or 2 new points. Inculcate in them, and we'll see you in next video. Take care.